गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूं एक बार फिर से औसत क्लासेस में। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूं औसत क्लासेस में। तो आज मैं लेकर के आया हूं फिर से एक नॉन टेक की क्लास और पॉलिटी की क्लास है ये। तो पिछली क्लास में जो हमने बात करी थी तो अधिनियम की बात करी थी जिसके बारे में, तो आज हम बात करेंगे 1858 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1858 का अधिनियम। आज हम बात करेंगे 1858 के अधिनियम के बारे में। तो सबसे पहली बात यह 1858 का अधिनियम क्यों लाया गया। अभी तक जो नियम आए थे उनके बाद 1858 का जो अधिनियम है उसको लाने की जरूरत क्या पड़ी। तो जब 1853 का अधिनियम आया था उसके बाद आया हमारा 1858 का अधिनियम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1853 का अधिनियम, ठीक है। तो 1853 के बाद 1858 का अधिनियम लाने का मेन कारण हो जो था वो थी 1857 की क्रांति। इसके लाने का रीजन क्या था? 1857 की क्रांति। भारत में 1857 में एक क्रांति हुई थी जिसको 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता था। इसी क्रांति के कारण भारत में 1858 का अधिनियम लाया गया। अब 1858 के अधिनियम की बात करने से पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी 1857 के अधिनियम के बारे में। 1857 का जो क्रांति थी उसके बारे में बात करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बारे में जहां तक सवाल है तो पीछे वाली क्लास में मैं बता चुका हूं, एक बार आप लोग वो भी क्लास देख लें, लेकिन आज मैं फिर से बताता हूं। तो 1857 की क्रांति में दरअसल बात ये थी कि मंगल पांडे नाम के युवक ने, मंगल पांडे नाम के युवक जो कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी है भारत देश के लिए, तो क्योंकि उन्हीं की नींव पर पूरा भारत की जो क्रांति उत्पन्न हुई उसी पे उत्पन्न हुई। तो 1857 ईस्वी में मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी ने बंदूक में भरी जाने वाली जो कारतूस होते थे उनको मुंह से छीलने के लिए मना कर दिया था। रीजन ये था क्योंकि वो जो बंदूक के कारतूस होते थे उनके ऊपर एक खोल चढ़ा रहता था और वो खोल बना होता था गाय और सूअर की चर्बी से। किससे? गाय और सूअर की चर्बी से, गाय और सूअर चर्बी से। तो मंगल पांडे ने इसे अपने धर्म के खिलाफ बताया और कहा कि मैं गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूसों को मुंह से नहीं छीलूंगा। और जब इन्होंने ये मना किया तो इनको पकड़ने के लिए कहा गया, इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। जब इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया तो इन्होंने अपने 2 अधिकारियों की गोली मारकर वहीं पर हत्या कर दी। वहां पर गोली मारने के लिए हत्या कर दी। और ये डेट थी आपकी 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी में मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी ने बंदूक में भरे जाने वाले कारतूसों को मुंह से छीलने से मना कर दिया, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया तुरंत वहीं पर। तो वहां पर इन्होंने अपने 2 अधिकारियों को गोली मार दी, गोली मारकर हत्या कर दी उनकी। तो जब उनकी हत्या कर दी 29 मार्च 1857 को, तो इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। तो इनको 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा नायक माना जाता है। तो इनको 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये कहानी जो थी 1857 को स्टार्ट हुई थी। 29 मार्च 1857 में मुंह से कारतूस छीलना मना किया था। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई विद्रोह और अपने 2 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में। जब 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो 10 मई 1857 में एक विद्रोह उत्पन्न हो गया। 10 मई 1857 में 10 मई 1857 में एक विद्रोह उत्पन्न हो गया और ये विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। अगर बात की जाए तो सैनिक विद्रोह की, तो ये एक सैनिक विद्रोह नहीं था, क्योंकि जो ये हमारे मंगल पांडे थे ये सैनिक के रूप में काम करते थे बटालियन में अंग्रेजों की। जब इन्होंने मना कर दिया था तो उसके बाद जब इनको, तो सैनिक विद्रोह नहीं था कि भाई वो सैनिक थे तो सैनिकों ने विद्रोह किया। दरअसल ये एक पूरे भारत के जनमानस का विद्रोह था। पूरी भारत की जनता थी वो अपने शोषण से ऊब चुकी थी। इतना ज्यादा किसानों पर शोषण हो रहा था। ये चिंगारी भड़क तो तभी से रही थी जब 1600 ईस्वी के आने के बाद 1627 आते आते कंपनी जो आई थी 1608 में आई और 27 आते आते उसने बंबई, मद्रास और कलकत्ता में अपना स्थापित कर लिया था अधिकार, तभी से बढ़ रही थी। लेकिन इसको कोई एक सही वजूद नहीं मिल रहा था स्टार्ट करने का। लेकिन 1857 में जब 29 मार्च 1857 में इन्होंने क्रांति की उपज की
तो लोगों को मौका मिल गया। तो 8 अप्रैल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो लोगों ने 10 मई 1857 ईस्वी में विद्रोह उत्पन्न कर दिया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने बर्बरता पूर्वक लोगों को मार कर, पीट कर, हत्या कराकर लोगों की इस विद्रोह को तो दबा दिया। लेकिन इस विद्रोह की आवाज पहुंच गई ब्रिटेन की संसद। कहां पहुंची इसकी आवाज? ब्रिटेन की संसद। इसकी आवाज ब्रिटेन की संसद तक पहुंच गई। भारत में ये विद्रोह जो हुआ तो ये ब्रिटेन की संसद में भी ये मुद्दा उछाला गया। जब ये मुद्दा उछाला गया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टर्न, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टर्न जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद 1858 में तत्काल प्रभाव से एक अधिनियम लागू किया जिसे 1858 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो जहां तक कि 1857 की घटना थी वहां हमने बताया और आपके समझ में भी आया कि 1857 की घटना के बाद जब 1857 ब्रिटेन की संसद में यह घटना गूंजी तो वहां के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टर्न और महारानी एलिजाबेथ ने मिलकर 1858 में एक अधिनियम लागू किया जिसे 1858 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब 1858 का अधिनियम आया गया, क्यों आया ये चीज तो आपको बता दी। अब बात करते हैं 1858 के अधिनियम में क्या कहलाया था। दरअसल जो कंपनी भारत में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके वर्चस्व बढ़ते हुए वर्चस्व से ना तो ब्रिटेन की महारानी खुश थी और ना ही ब्रिटेन की संसद, दोनों ही कंपनी से खैर खाए हुए थे। अपनी भाषा में बात करें तो दोनों ही चाहते थे किसी, जहां तक अभी तक के हमने 1853 तक के जो अधिनियम थे उनके बारे में बात करी तो ब्रिटेन की महारानी कंपनी का शासन अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रही थी। और जहां तक की बात करी जाए तो 90% वो कंपनी का शासन अपने हाथों में लेने में कामयाब थी, लेकिन उन्हें एक ऐसा अवसर चाहिए था जिससे कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाए। और 1857 की क्रांति जो भारत में हुई तो ब्रिटेन की संसद और महारानी एलिजाबेथ को कंपनी के अधिकारों को खत्म करने के लिए और अपना पूरा वर्चस्व उस पर स्थापित करने का बढ़िया मौका मिल गया। तो इसीलिए 1858 में अधिनियम लाया गया और उसमें सबसे पहला पॉइंट यही रखा गया, कंपनी का शासन भारत से खत्म कर दिया। अब बात यह आती है जब 1858 के इसके बाद कंपनी का शासन खत्म कर दिया तो फिर शासन स्टार्ट किसका हुआ? तो अब 1858 के बाद से महारानी एलिजाबेथ मतलब ब्रिटेन काउन का शासन भारत में स्टार्ट हो। किसका स्टार्ट हो गया? तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट है हमारा कंपनी का शासन खत्म हुआ, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। महारानी एलिजाबेथ और ब्रिटेन की संसद ने 1857 के क्रांति के बाद 1858 में जो अधिनियम लाया तो सबसे पहला काम उन्होंने यही किया, वो यही चाहते भी थे, उन्होंने कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया। कंपनी के शासन को जब समाप्त किया तो बात ये आती थी कि अब शासन किसका हुआ? तो ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ थी उनका शासन शुरू होगा। ब्रिटिश क्राउन का शासन अब प्रारंभ होगा भारत में। तो जो भारत के लोग थे इन्होंने एक बहुत बेहतरीन नजरिए से इस पॉइंट को देखा कि कंपनी का शासन समाप्त किया गया और महारानी एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन की महारानी थी उनके द्वारा जब अधिकार मतलब शासन किया जाएगा तो भारत के लोगों ने इसे बहुत ही एक धनात्मक पॉजिटिव नजरिए से देखा। रीजन ये था कि लोगों ने सोचा कि जो सदियों से गुलामी चली आ रही थी, जो कंपनी हम पर जुल्म कर रही थी, उनसे अब हमें कुछ हद तक आजादी मिलेगी, क्योंकि उसको जब महारानी एलिजाबेथ ने खत्म कर दिया है तो मतलब वो भी उनके कार्यों से चिढ़ती थी। तो हो सकता है कि महारानी एलिजाबेथ के शासन में या ब्रिटिश क्राउन के शासन में हमें उस गुलामी से आजादी मिलेगी कुछ हद तक, पूरी ना सही तो कुछ हद तक जो हमारे ऊपर शोषण हो रहा था उससे आजादी मिली थी। और भारत के लोगों ने जब इसे अच्छे रूप से देखना शुरू किया तो पढ़े लिखे लोगों ने इस अधिनियम के इस पॉइंट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा? भारत का मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा है क्या? तो मैग्ना कार्टा मतलब इन्होंने ये कहा, मैग्ना कार्टा का मतलब था कि ये कि हमारे जो अधिकार थे वो हमें मिल रहे हैं। अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा की बात की जाए तो इसको कहा गया अधिकार पत्र। हमारे अधिकार ये हमारे लिए अधिकार पत्र है।
ये हमारे अधिकार पत्र है। 1857 में जब कंपनी का शासन समाप्त किया गया, ब्रिटिश काउंसिल शासन हुआ, तो भारत के लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें लगा कि उनके जो गुलामी थी वो कम होगी, आज़ादी मिलेगी उससे कुछ हद तक। तो लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा था। तो जब भारत के लोगों को इससे आज़ादी नहीं मिली तो रीजन ये आ गया कि, और फिर क्या पॉइंट लाए गए, तो अधिकारों को मैग्ना कार्टा का मतलब एक बार फिर बता रहा हूं कि अधिकार पत्र, हमारे अधिकार पत्र हमें वापस दे दिए गए, हमारे अधिकार हमें वापस मिलेंगे। इसीलिए इस अधिनियम को उन्होंने कहा भारत का मैग्ना कार्टा, कि ये हमारे लिए एक अधिकार पत्र है, हमें हमारे अधिकार वापस मिल जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, ब्रिटिश क्राउन की शासन की स्टार्टिंग हुई। तो भारत के लोगों ने एक अच्छे नजरिए से देखा कि शायद अब हमारे अधिकार हमें वापस मिलेंगे और हमें सदियों की गुलामी से कुछ ना हद तक आजादी मिलेगी। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं हुआ, जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसमें जो आया, तो अगर हम बात करें कि दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या रखा गया, तो बोर्ड ऑफ 1784 के अधिनियम के द्वारा, किसके? 1784 के अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का को भंग कर दिया गया। हमने 1784 का अधिनियम जब पढ़ाया था तो हमने बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का बनाया गया था। लेकिन जब 1758 का अधिनियम लिया गया तो 1784 के अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो गठन हुआ था उसको भंग कर दिया गया, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया। इसका रीजन ये था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसमें सब ब्रिटेन के लोग थे और उन्हें भारत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और ना ही उन्हें भारत के रहने का अनुभव था, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाए और जो इनका कार्य था अच्छे तरीके से अपने कार्यों को संचालित नहीं कर पाए। इसलिए 1784 के अधिनियम द्वारा बनाई गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर दिया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा। अब इसकी जगह हुआ क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को खत्म करने के बाद इसमें थर्ड पॉइंट जोड़ा गया, भारत राज्य सचिव। एक भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। इसकी भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत राज्य सचिव जब इनको भंग कर दिया गया तो क्योंकि कंट्रोल यही कर रहे थे अभी तक, तो अब महारानी एलिजाबेथ ने कहा कि हमारे अंतर में जो काम करेगा उसके लिए हमने एक भारत राज्य सचिव की नियुक्त की, भारत राज्य सचिव की नियुक्ति करी और इसकी एक पूरी परिषद बनाई गई और इस परिषद में 15 लोगों को शामिल किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग करने के बाद एक भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई जिसने एक परिषद बनाई और इस परिषद में 15 लोगों को शामिल किया गया। इस 15 लोगों को शामिल करने में यह रूल था कि इसमें 8 जो पर्सन होंगे वो ब्रिटेन की संसद द्वारा, ठीक है, और 7 लोग कंपनी द्वारा। 8 लोग जो भारत राज्य सचिव परिषद की नियुक्त करी गई, इसमें टोटल 15 सदस्यों को रखा गया। 15 में से 8 जो सदस्य होते थे वो ब्रिटेन की संसद के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 सदस्य कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब ये जो टोटल 15 सदस्य थे, तो परिषद की जब स्थापना की गई तो बात क्या गई, ये 15 सदस्यों के जरिए अपना भारत पर पूरा कामकाज संभाल रही थी। लेकिन हुआ क्या, ये 15 जो सदस्य थे ये अपना काम भी, ये लोग भी अपना काम बहुत ढंग से नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए पूरा भार आ गया भारत राज्य सचिव के ऊपर। इसका जो राज्य सचिव नियुक्त किया गया था उसके कंधे पर पूरा भार आ पड़ा। भारत राज्य सचिव की 15 सदस्यों में से ये अनिवार्य किया गया था कि ये 8 तो ब्रिटेन की संसद नियुक्त करेगी और 7 कंपनी नियुक्त करेगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट, जो अगला पॉइंट जोड़ा गया वो ये कहा गया 9 सदस्यों का, 15 में से 9 सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। किस चीज का अनुभव? भारत में रहने का। ठीक है, कंपनी ने जो 1858 का अधिनियम लाया गया उसमें 15 सदस्यीय
भारत राज्य सचिव परिषद की स्थापना करी गई। उसमें 2 पॉइंट और ये जोड़े गए कि 8 सदस्य ब्रिटेन की संसद द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, 7 सदस्य कंपनी के द्वारा, और इन 15 सदस्यों में 9 सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष का भारत में रहने का अनुभव हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे जिस प्रकार ब्रिटेन के कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को भारत का कोई अनुभव नहीं था, उस तरीके से ये लोग भी अपना काम ना कर पाए। तो इसीलिए 9 सदस्यों को ये कहा गया कम से कम 10 वर्षों का भारत में रहने का अनुभव। 4 पॉइंट ये हो गए। अब अगर बात करें 5वें पॉइंट की, तो 5वें पॉइंट में इसका 5वां जो पॉइंट था ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल था उसे वाइसराय कहा जाएगा। गवर्नर जनरल को वाइसराय, ठीक है। गवर्नर जनरल को 1858 के अधिनियम के द्वारा अभी तक जो गवर्नर जनरल होता था उसे वाइसराय कहा जाएगा। है वही पर्सन, बस उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, वाइसराय। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में कि किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा? तो याद रखिएगा 1858 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा था। अब जब 1858 का अधिनियम लाया गया, जब ये सारे पॉइंट इसमें हो गए, तो महारानी एलिजाबेथ ने जब कंपनी के शासन का अंत किया तो अब शासन चलने लगा किसका, महारानी एलिजाबेथ का। तो 1858 के अधिनियम के द्वारा पूरा शासन जो भारत पर चलेगा वो महारानी एलिजाबेथ को लगेगा, महारानी एलिजाबेथ का चलेगा। महारानी एलिजाबेथ को 1858 अधिनियम के द्वारा ये लगा कि उन्हें लगा कि अब ये यहाँ के बाद हमें किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी अधिनियम की, क्योंकि 1858 के अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने भारत में व्यापक परिवर्तन लाने की कोशिश की। महारानी एलिजाबेथ ने 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में व्यापक परिवर्तन लाने की कोशिश की, और लेकिन ये अधिनियम जो 1858 का अधिनियम है ये भी कुछ समय बाद भारत में प्रभावहीन हो जाएगा। जिस तरीके से पिछले अधिनियम भारत में प्रभावहीन होते चले गए, जैसे महारानी एलिजाबेथ को लग रहा था कि ये अधिनियम ज्यादा दिन तक चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वक्त के परिवर्तन के साथ इस अधिनियम में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। और इस अधिनियम की गुणवत्ता को देखते हुए इसे एक नाम दिया गया, जो नाम था एक्ट फॉर द ग्रेटर गवर्नमेंट। एक्ट फॉर द ग्रेटर गवर्नमेंट, इसे नाम दिया गया एक्ट फॉर द ग्रेटर गवर्नमेंट। अगर ये पूछा जाए किस एक्ट को बेस्ट ग्रेटर गवर्नमेंट, एक्ट फॉर द ग्रेटर गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, तो 1858 के अधिनियम की बढ़ते हुए गुणवत्ता को देखकर इसे एक्ट फॉर द ग्रेटर गवर्नमेंट के नाम से भी जाना गया। तो एक बार फिर हमने आज देखा 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम के लाने का जो मेन कारण था वो था 1857 की क्रांति और महारानी एलिजाबेथ और ब्रिटेन की संसद द्वारा कंपनी को नापसंद किए जाना। 1857 की क्रांति के बाद महारानी एलिजाबेथ को एक मौका मिल गया कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए। तो 1858 के अधिनियम द्वारा जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था लॉर्ड पाल्मस्टर्न। एक बार यहाँ ये नाम नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड पाल्मस्टर्न, ठीक है। लॉर्ड पाल्मस्टर्न ये कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टर्न द्वारा 1858 का अधिनियम लाया गया, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश संसद का या महारानी एलिजाबेथ का शासन स्टार्ट किया गया। 1858 के अधिनियम के द्वारा सबसे पहले पॉइंट के जरिए कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया गया, मतलब कंपनी का जो अधिकार था भारत में बिल्कुल तरीके से नकार दिया गया। अब कंपनी के द्वारा किसी भी चीज को कोई भी अहमियत नहीं दी गई, कंपनी को किसी भी चीज में कोई भी अहमियत नहीं दी गई, इसका शासन पूर्णतः भारत से समाप्त कर दिया।
और अब शासन जो शुरू होगा तो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद या महारानी एलिजाबेथ का शासन शुरू हुआ और इसे भारत के लोगों ने एक बेहतरीन परिवर्तन के रूप में देखा। उन्हें लगा कि हमें सदियों की गुलामी से हो सकता है कुछ राहत मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। दूसरा इसमें इसीलिए इसको पढ़े हुए लोगों ने इस अधिनियम को भारत का मैग्ना कार्टा या भारत के अधिकार पत्र के नाम से जाना। भारत का मैग्ना कार्टा या भारत के अधिकार पत्र के नाम से जाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि 1784 में गठित की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के दूसरे पॉइंट द्वारा 1784 के अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गठित की गई दोनों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर दिया गया। अब एक थर्ड पॉइंट जो इसका था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत राज्य सचिव की एक परिषद बनाई गई जो 15 सदस्यीय परिषद थी। इसमें 8 सदस्य ब्रिटेन की संसद द्वारा, 7 सदस्य कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, और यह नियम रखा गया कि 15 में से कम 15 में से 9 सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष भारत में रहने का अनुभव हो। कितने वर्षों का? कम से कम 10 वर्षों का भारत में रहने का अनुभव। कितने सदस्यों को? 9 सदस्यों को। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट था इसमें वो था 9 सदस्यों को 10 वर्ष का अनुभव हो भारत में रहने का, कम से कम 10 वर्ष, मैक्सिमम नहीं, कम से कम 10 वर्ष। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो आखिरी पॉइंट था इसका, उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहा जाने लगा। मतलब क्या था? कोई चेंजमेंट नहीं हुआ कि उपाधि ज्यादा दे दी गई, कुछ नहीं था। रीजन ये था जो गवर्नर जनरल था ये था कंपनी के अंदर काम कर रहा था। ठीक है, अभी तक ये कंपनी के अंतर्गत रहकर काम करता था और सारे नियम कानून बनाता था, लेकिन अब महारानी एलिजाबेथ बोली जब शासन हमारा है, व्यक्ति हमारा है, तो क्या जरूरी हम कंपनी के नाम के दिए हुए नाम को रखें। तो उन्होंने गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके उसे वाइसराय कहा जाने लगा। ठीक है, बोल दिया कि आज से गवर्नर जनरल नहीं, तुम्हें वाइसराय कहा जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अभी तक जो वर्ड होता था विकलांग, ठीक है, अभी तक जो वर्ड होता था विकलांग, जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने एक संशोधन किया कि अब से विकलांगों को विकलांग न कह करके दिव्यांग कहा जाएगा। बात वही है। उसी प्रकार महारानी एलिजाबेथ ने क्या कहा, अब से 1858 के बाद से गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, उसे वाइसराय कहा जाएगा, जो ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के संसद के अंडर में काम करेगा। ठीक है, और इस एक्ट की गुणवत्ता के कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके। ठीक, एक ये और एक ये कि गवर्नर जनरल को वाइसराय कब कहा जाने लगा, तो 1858 के अधिनियम के बाद। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्ट फॉर द ग्रेटर गवर्नमेंट किस अधिनियम को कहा गया, 1858। तो इस अधिनियम की गुणवत्ता को देखते हुए इसे एक्ट फॉर द ग्रेटर गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का ये था हमारा 1858 का अधिनियम। इसके बाद अब हम बात करें, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पीछे और जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, पीछे की क्लास देखें, जिससे उनको ये सब चीजें पता चल सके कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता चल सके। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।